ये मेरे पहाड़ की कहानी हो। ये बांध नहीं, क्योंकि बहुत बिजली बना ली हम लोगों ने। अच्छी कहानी वाले गीत हो तो मैं जरूर करूँगा। एक दर्द हो पहाड़ का, है ना, या कुछ और हो। फिल्म तो उसी के लिए बनी थी, वो सीधी सी बात है। मैं आपको बता दूं, गट्टू के लिए ही फिल्म बनी थी। वो तो पीनी दा उसमें चल पड़ा। पीनी दा ने जो कमाल मचाया है उस मूवी में। उसने आपको स्क्रिप्ट दे दी, आपने पढ़ लिया, उसमें रिहर्सल कर ली। कई बार तो मेरी वाइफ देखती है टेढ़ी आंख से कि यार ये बस शीशे के आगे बड़बड़ा रहा, ये सटक तो नहीं गया कहीं। एक औरत का अभी बच्चा खत्म हुआ, अभी सीन को ये कर रही थी, अभी सीन कंप्लीट नहीं हुआ और आप फिर से रील बनाने लग गए। अब बाहर आओ कैसे? आप बाहर जाओगे तो साफ दिखाई देगा स्क्रीन पे कि आप बाहर निकल गए थे। बेटा अगर पीनी ने नहीं पीनी तो फिर किसने पीनी? पीते तो हम रोज है बेटा, लेकिन अपने सेंस में रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। और आज हमारे बीच हमारे उत्तराखंड के एक ऐसे अभिनेता हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप उन्हें कोई भी किरदार दे दो, चाहे वो एक कॉमेडी का हो या इमोशनल हो या फिर कोई नेगेटिव रोल हो, वो सब इतने बखूबी निभाते हैं। और शायद वो तभी एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, बट साथ में वो एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अपने से छोटों को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना। तो चलिए आइए आपको मिलाते हैं हमारे उत्तराखंड के एक्टर श्री रमेश रावत सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ। और अभी कुछ आगे आपका कुछ चल रहा है? कुछ हमें प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आगे आने वाले हैं कुछ? प्रोजेक्ट तो अभी तो कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन सितंबर में 2 फिल्में हैं। हाँ जी। अभी एक चल रहा है, प्रीतम भरतवान जी का एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। देखा हमने, कैमरा के नाम से। जी जी जी। नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देखना उसको। मैंने देखा, बिल्कुल देखा। उसमें इतनी रील्स बन रही हैं, वो इतना फेमस चल रहा है आपका गाना। मुझसे नहीं हो पाता था ये सब ना। हाँ जी। मैंने कहा भाई ये एल्बम से तो मैं भागता हूँ हमेशा, क्योंकि कोई कहते हैं कि डांस करना है, मैं तो साफ हो जाऊँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा, भाग जाऊँगा। तो भरतवान जी ने कहा नहीं, ये गीत एक कहानी है इसके अंदर, तो इसको आप करोगे और आप ही करोगे। मैंने कहा भाई साहब मैं ही क्यों करूँगा, मुझे पहले बताओ इसमें है क्या। तो उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई कि इस तरह के। मैंने कहा हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। किया उसको, फिर भी डर तो मुझे था ही। मैंने कहा डर कहाँ निकालूं, तो विजय भारती डायरेक्टर, मैंने विजय छोटा है मेरे से, बहुत छोटा है वो बच्चा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा विजय अगर मुझसे नहीं हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बहुत खूबसूरत बन गया गाना, गीत वो बहुत खूबसूरत। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना आपसे कुछ ना हो, आप तो वैसे ही डर लगता है। देखो पैर भी कांपते हैं, सीधी सी बात है। और कहते हैं जब तक एक्टर के पैर कांप रहे तभी तक जिंदा है वो, नहीं तो उसके पैर कांपने बंद हो गए तो वो मर गया। तो कैसा लगा आपको? मजा आया गाना करके? बहुत मजा आया, टीम बहुत अच्छी थी और भरतवान जी का गीत था, तो फिर तो मैं भी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे उनके गीत में थिरकने का मौका मिला। बिल्कुल। है ना। तो अब आगे और गाने करोगे आप? गाने अगर इसी तरह के होंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। नहीं कोई मुझे कहे ना कि वो तुम्हें नाचना है और पीछे 5-6, खैर वो तो उम्र है ही नहीं हमारी। लेकिन हाँ, गाने करूँगा मैं। तो मतलब कैसे टाइप के आपको गाने पसंद हैं? मतलब अगर आप करना चाहें तो मतलब कैसे टाइप की स्टोरीज होनी चाहिए उन कहानी हो उसमें। अच्छा। ये मेरे पहाड़ की कहानी हो। ये बांध नहीं, क्योंकि बहुत बिजली बना ली हम लोगों ने। अच्छी कहानी वाले गीत हो तो मैं जरूर करूँगा। एक दर्द हो पहाड़ का, है ना, या कुछ और हो जो पहाड़ से जुड़े, जिससे लोग जुड़े देख के, ऐसी कुछ कहानी हो तो मैं ज़रूर करूँगा। और हम इंतज़ार करेंगे कब आपका कोई अब नया गाना आए और हमें देखने का सौभाग्य मिले उसे। हाँ, अभी तो देखो एक शायद जल्दी मिलेगा एक और। बस ठीक है, धीरे धीरे पता चल रहा है आने वाला है कुछ। फिल्में बहुत कर चुका पता मैं। हाँ, इतनी फिल्में करके अब मैं पक गया हूँ। अब कुछ नया आप गाने? हाँ, गाने पता है इसलिए भी जल्दी हो जाते हैं। एक दिन में घर आ जाओ। हाँ जी। नहीं, अच्छा है। और ऑल द बेस्ट जो भी आपके आगे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके लिए। तो सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपनी ऑडियंस को कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, तो ये जो आपकी एक्टिंग का जो करियर था, आपकी जो जर्नी थी, वो कैसे स्टार्ट हुई? कब आपके दिमाग में ऐसा स्ट्राइक हुआ कि यार मुझे एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? ऐसा कब आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? शुभांगी, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं आज भी वही मानता हूँ अपने आप को। कोई कहते हैं फिल्म का, तो मैं फिल्म का आदमी नहीं हूँ। तो थिएटर करता, मैंने बहुत थिएटर किया। मैंने 150 से ज़्यादा प्ले करे हैं। 150 से ज़्यादा? भले शोज़ करे हैं 150, भले वो प्ले 40 रहे हों, लेकिन मैंने इतने शो करे। मैं आज भी कोई बच्चा अगर सिनेमा में आना चाहता है, मैं उसे कहूँगा कि पहले थिएटर जाएँ, थिएटर करें। वो मुश्किल, वहाँ से आप इतना कुछ सीख जाओगे कि कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, है ना। तो थिएटर किया मैंने, थिएटर करता था तो मुलाकात मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु हैं वो,
और गढ़वाली साहित्य में तो बहुत बड़ा नाम है मदन डुकलान जी का। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक कहानी है मेरे पास, गट्टू और कलजुगी देवता, बहुत फेमस हुई थी वो पिक्चर। वो आपकी मूवी अभी तक आइकॉनिक मूवी हाँ, है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म ये कहानी है और तू करेगा। मैंने कहा इसे ठीक है। मैंने कहा कहानी क्या है कि एक शराबी होता है। मैंने कहा यार मैं शराबी जैसे लगता हूँ, 25 साल पुरानी बात है कि नहीं तू करेगा उसको। मैंने कहा चलो ठीक है। करी वो फिल्म, वाकई वो तो फिल्म रातों रात वो तो ऐसी चली फिल्म की क्या बताऊं। बहुत हिट है। हाँ, बहुत। पिनीदा के नाम से मैं फेमस हो गया। हाँ। और मदन डुकलान जी ने कमाल कर दिया। उसके बाद गुल्लू आई, गुल्लू भी फिर कमाल कर रही है, वो अनुज जोशी जी के डायरेक्शन में। अनुज जोशी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आज की, है ना, बिल्कुल हमारे सिनेमा में तो बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने गुल्लू बनाई, वो गुल्लू भी चल पड़ी। और फिर तब से मैंने कहा यार चलो इधर ही रखते हैं सिनेमा की तरफ। उसके बाद थिएटर भी किया, लेकिन सिनेमा भी किया। ऐसे में मज़ा ज़्यादा आपको किस में आता था, थिएटर करने में या सिनेमा करने में? थिएटर में मज़ा आता है, सिनेमा में रीटेक होते हैं बहुत, है ना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कर लो, चाय के बाद कर लेना, खाने के बाद करते हैं, पैकअप कर दो। थिएटर में कहते हैं थिएटर से गिरा हुआ बंदा दोबारा नहीं उठ सकता। थिएटर में आनंद भी है उसमें और मेहनत भी है। आपको लगेगा कि मेरे से अगर गलती होगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तो मेहनत पूरी करेगा। सिनेमा में मेहनत नहीं करते आजकल के बच्चे, मैंने देखा। वो उन्हें लगता है कि यार हो जाएगा, कर लेंगे। वो रीटेक है जो कर लेंगे। आओ, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार थिएटर ज़रूर करें। आप सिनेमा भी करने लग जाएं, लेकिन थिएटर की मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि यार उसने क्या करा, थिएटर में मज़ा नहीं आया। थिएटर की ऑडियंस बैठी, आप दरी भी ठीक नहीं कर सकते अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो थिएटर ज़रूर करें बच्चे। थिएटर करेंगे तो आप ऐसे हो जाओगे कि आपको हर रोल कर पाओगे, आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। तो आपने जब थिएटर स्टार्ट करा था तो किस मतलब आप उस टाइम कितने साल के थे और कब आपने ये नई नौकरी लगी थी। अच्छा। और 23 साल का था मैं। तो अपटो सांस्कृतिक मंच था, हमारे गुरुजी थे, तो हारमोनियम वारमोनियम करते थे कि बेटा थिएटर भी करना है। धीरे धीरे एक नाट्य प्रतियोगिता थी कोई छोटी सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो कहा कि यार एक प्ले हमने भी करना है। तो एक पाथोड़ था बंगला में, मैंने कहा इसको करते हैं। तो उसका हिंदी रूपांतरण किया हमने। अच्छा। बंगला में। ओहो, वो प्ले इतना बढ़िया गया, मैं क्या बताऊँगा। पत्थर, यहाँ पत्थर किया हमने, वो था वो पाथोड़। अच्छा। बस उसके बाद लग गई थिएटर की। तो आप लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा करते हैं, एक टीम बनाए थे इनकी। अच्छा। है ना, वो थोड़ी जो भी हमारी ज़रूरत होती है वो पूरे करने लग गए थे हमारी। मैंने कहा ठीक है। फिर और ऑफिस में रह के थिएटर करने को मिल रहा है। एक बच्चे थे तो मन में ये भी था चलो आज़ादी तो है कम से कम, लंच के बाद हाफ में ऑडिटोरियम के अंदर। तो तब फिर थिएटर की लग गई थिएटर। और फिर जब आपने घर में बताया कि मैं अब थिएटर भी करा, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? सपोर्टिव थे? अब देखो, घर वालों को लगा था इसकी नौकरी तो लग गई। हाँ। कुछ भी करे। अब मतलब एक सेटल हो गया उसके बाद। हाँ, अब तो इसकी शादी के बारे में हम सोचते हैं इसे जो करना करने दो, बिगड़ा हुआ ये है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक। तो जब आपकी शादी हो गई और मैम ने आपके सारे काम देखे, आपकी मूवीज़ देखी, तो उनका क्या रिएक्शन था आपकी मूवीज़ देखने के बाद? थिएटर में तो आती थी वो देखने के लिए। अच्छा। उसे अच्छा लगता था, तो थिएटर भी देखने लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि यार ये तो, लेकिन उस थिएटर से लेके शुभांगी आज तक मैं 24 फिल्में कर चुका। और आवारे की तरह, आवारे कह सकता हूँ, जो हफ्ते 2-2 10-10 दिन घर में नहीं आऊँगा तो, है ना। सिर्फ वो इतना करती है कि कब जाओगे। इतना बड़ा सहयोग है उसका मेरे साथ, है ना। मैं जब लौटता हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 बड़े बड़े बैग मेरे कपड़ों के होते हैं। बिल्कुल। और वो वॉशिंग मशीन में उनको धो रही है, फिर सुखा रही है। कितने पजामे, कितनी फतकियाँ होती हैं, है ना। फिर उनको संभाल के फिर तय लगा के रख रही है। और बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियों में रखती है, ट्रांसपेरेंट, तो ताकि मैं मेरी टोपी कहाँ है, वो नीली वाली, तो देखती है ऊपर से लेके नीचे तक प्लास्टिक के अंदर। उसने इतना सपोर्ट किया मुझे। अगर वो नहीं करती ना तो शायद मैं ये सिनेमा नहीं कर पाता। ये सीधी सी बात है। एक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा होता है। आज भी मैंने कहा मुझे ऐसे जाना है, भाई साहब की बेटी है उसका, हाँ जाओ, कितने बजे जाना है। मैम को भी लेकर आते ना आप साथ में, तो आज सामने से हम भी मिल जाते हैं, वो भी मुलाकात होगी। ये पक्का मैं लेके आऊँगा। आप पक्का लेकर आना। भाई साहब जिस दिन हो मैं जरूर लेके आऊँगा। बिल्कुल पक्का जी। तो हमने ऐसा सुना है कि मतलब लोग बोलते हैं कि जब आप सिनेमा में स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो छोटी एज से स्टार्ट करो, कि जब आप छोटे से स्टार्ट करते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, ये सारी चीज़ें, ये बातें होती हैं। बट आपने अपना जो सिनेमा में करियर स्टार्ट करा था वो थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये ज़रूरी है कि छोटे से ही स्टार्ट करनी चाहिए, या बड़े होके तो बड़े होके भी हम लोग कर सकते हैं सिनेमा? पूछ तो आप बिल्कुल सही रही, लेकिन बात यह है कि हम ना मध्यम वर्गीय हैं,
सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि रोटी का जुगाड़ कहाँ से होने वाला है। फिर चाहे लेट हो जाए तब सही, मैं मेरे साथ भी यही हुआ। तो लेट में गया, सोचा तो था पहले से, मैं जब 9th-10th में था कि मैंने कहा यार मैं ये करूँगा वो करूँगा पिक्चर में, लेकिन ये हम जब इनमें फंस जाते हैं ना अपने गृहस्थी में तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कैरियर की शुरुआत फिर से मैं वही बोलूँगा कि नया बच्चा अगर आना चाहता है तो बिना थिएटर के मत आए, बिना थिएटर के मत आए, है ना। और मैं लेट आया, उसका रीज़न यही था कि हमें सबसे पहले तो अपना वो खाने का जुगाड़ ढूंढना पड़ता है कि, है ना, कि भाई आगे काम कैसे चलेगा, है ना। वो ऐसा बैकग्राउंड भी कोई स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पीछे है बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, तो हम लोग कर लेंगे, है ना, कुछ भी हो। तो लेट आने का एक कारण ये भी था। और जब आप कलजुगी गट्टू कलजुगी देवता कर रहे थे और सबसे पहले आपने कैमरा को फेस करा, उस टाइम का क्या आपके नर्वस थे आप, क्या चल रहा था उस टाइम आपके दिमाग में कि मेरा फर्स्ट शॉट देना है मैंने? मुझे ना फर्स्ट शॉट में चंद्रकांता मलासी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो पहले भी कर चुकी थी फिल्में वो खूब कर चुकी थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे से करना। वो बहुत सपोर्ट करती थी। एक बहुत बड़ा कारण मैं भूल रहा था उनको, बहुत बड़ा कारण था उनको वो भी कि गट्टू और कलजुगी देवता में क्या होता है, केमिस्ट्री बोलते हैं उसे। एक फ्रेम के अंदर अगर एक लूज है और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो वो फ्रेम भी ख़त्म है, यही पक्की बात है। आपने भी फिल्म की है, वो फ्रेम ही ख़त्म है। तो वो ये देखती थी कि ये लड़का कमज़ोर ना पड़ जाए। था तो नहीं मैं कमज़ोर, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। हम रिहर्सल भी करते थे, ये शॉट देते थे तो वो पहले वाला भी ओके लगता था, वो चौथा वाला भी वो ओके लगता था। तो मैंने कहा जौन सा मर्जी तुम रखो, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। देखो चंद्रकांता मलासी जी का ना, आप नहीं पहचानते हो, पापा हाँ, पापा जानते होंगे। हाँ। और जो आपके उसमें बेटे बने थे गट्टू, उनके साथ कैसा, उनके साथ कैसा रिलेशन था आपका? बड़ा मजा आता था उसके साथ। वो एक तो सोते समय भी कैसे चुप होता है, मैं तो ईश्वर जाने वो लेकिन वो बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत प्यारा बच्चा है वो। तब तो वो बहुत छोटा था, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। और मुलाकात भी मेरी वहीं पे उससे हुई थी, उससे पहले भी हम कभी नहीं मिले थे। अच्छा। तो लेकिन मिले तो वो तो एकदम से दिल में उतर गया, और फिर उसके साथ काम करने में बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। वो जिस तरह का फिल्म तो उसी के लिए बनी थी, वो सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, वो गट्टू के लिए ही फिल्म बनी थी। वो तो पीनी दा उसमें चल पड़ा, पीनी दा ने जो कमाल मचाया है उस मूवी में, लेकिन बनी थी वो गट्टू के लिए। लेकिन गट्टू ने बहुत अच्छा किया उसमें। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। मार वार भी खाई बेचारे ने, मार भी खाई। मैं कहता था कि थप्पड़ मारना है, बगल से निकालना है। नहीं भाई, है ना, सिनेमा में थप्पड़ बगल से निकालोगे तो आपको तो जब 800 गुना बड़े में आप देखोगे तो साफ पता चल जाएगा भाई इनके में तो इतना गैप है। मैंने उसको चटाचट, आपने सच में थप्पड़ मार दिया उनको? वो खुद बोलता था कि मारो यार, फील आएगा। मैंने कहा चल तेरा फील निकालता हूँ। एक सच्चा आर्टिस्ट वैसे वही होता है जो पूरी फील के साथ काम करे ना। तभी मजा आता है। अभी सर जैसे आपने बताया कि अगर किसी को एक्टिंग करियर में मतलब आना तो उसे थिएटर करना चाहिए, है ना। आप ये चीज़ बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है जो ये हमारा जो सिनेमा का करियर है, एक्टिंग है, जो उत्तराखंड हम मूवीज़ बनाते हैं, उसमें बच्चों को आना चाहिए, एज अ करियर अपना देखना चाहिए उन्हें इस इंडस्ट्री में? देखो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी स्टेट की इंडस्ट्री को देख लो, बहुत ऊपर है। तो मैं भी कहता हूँ कि आना चाहिए, यहाँ पे भी करियर बनेगा जब वहाँ। लेकिन हमारी इंडस्ट्री, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फिर से दोबारा वहीं जाने वाली जहाँ से हमने शुरुआत की थी। मैंने बहुत मेहनत करी इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत कुछ खोया भी है, मैंने नुकसान भी किया अपना, लेकिन हालात अब मुझे कुछ और दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद तो हालात ये लग रहे हैं मुझे कि ये ऐसा ना हो कि, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप हो गए, ये बच्चे हो गए, आपने हॉलीवुड देखा हुआ है हिंदी में डब होके, आपने हिंदी में भी ना देखा हो, हॉलीवुड देखा हो, आपने उनके फ्रेम देखे हुए हैं, है ना, उनका जो VFX ये सब देखे हुए हैं। ये नहीं पचा पाएंगे। हम कहते हैं नहीं आ रहा बच्चा देखने के लिए, चलो ठीक है, एक कहानी में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मार्क पार्ट है उसमें, है ना, कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अभी ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी वो बहुत पुरानी फिल्मों को देखता हूँ, उनके फ्रेम, वो तब 50 साल पहले ऐसा फिल्म बना रहे थे, आज हमसे क्यों नहीं बन रही है। एक दौर आया था कि अच्छी फिल्में बनी थी। आज मैं ये, आपने अगर मुझे यहाँ बिठाया तो सच बोलूँगा कि फिर से सिनेमा का स्तर नीचे गिरा है, नीचे आए हैं हम लोग। बहुत फिल्में बन रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन और फिर दर्शक को भी अब ये चाहिए कि सिनेमा घर में जैसी फिल्म खत्म हो, अगर वो अच्छी है तो वहीं से चिल्ला जाए कि वाह इसे फिल्म कहते हैं, ये फिल्म है, कौन कौन था भाई, इधर आओ। और अगर वो उसने चीटिंग कर रखी है, एक बकवास फिल्म बना रखी है, तो वहीं पे खड़ा होकर किसने बनाई ये फिल्म, यहाँ आओ, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी।
मुंह पे बोलना, सभी बाहर निकलते हैं और माइक कैमरा ले खड़े, तो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या बोलेंगे? एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर बहुत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो हम लोग फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ से चले थे, है ना। मैं तो चेन्नई में मद्रास जाता हूँ, मैं 50 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। उनकी इंडस्ट्री को भी मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। सुबह सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें रिटायरमेंट नहीं है। मैं अगर लेट आया हूँ तो इसमें रिटायरमेंट नहीं है, दिमाग काम करते रहना चाहिए आपका, तो रिटायरमेंट नहीं है इसमें फिल्म, है ना। तो चेन्नई में मैं देखता हूँ सुबह सुबह जो ऑफिस टाइम भी नहीं है, उस टाइम लोकल ट्रेनों में लोग जा रहे हैं भर के, कोई बच्चा गोद में, कोई बूढ़े बाढ़े बुजुर्ग ही जा रहे हैं। मैंने कहा दोस्त से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, तो बोलता है कि ये इंडस्ट्री के अंदर काम करने जा रहे हैं। एक आदमी के पास 20 दिन का काम तो है ही, है ना, और कभी कभी एक महीने में 40 दिन का काम भी है। अगर ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करोगे 40 दिन का काम भी है। और एक आदमी को मिनिमम 1200 से लेके मिनिमम वाले वेजेस वाले को 2000 तक मिलते हैं। मैं ये सोचता हूँ वहाँ खड़ा होकर, वो नीम की डंडी तोड़ लेता था, मैं दांत साफ करता रहता, ट्रेन को देखता रहता। मैंने कहा ये वक्त हमारे यहाँ कब आएगा? सिनेमा में आर्टिस्ट ही नहीं होता, टेक्निकल टीम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। अगर हमारे यहाँ ये चल पड़े इंडस्ट्री तो कितना रोजगार आएगा। आदि सिनेमा से 40% मुंबई पलती है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 40% लोग सिनेमा से पलते हैं बम्बई के अंदर, चाहे वो राइटिंग में, चाहे कुछ भी लिख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, है ना। ये साइम हमारे यहाँ कब आएगा? एक बार सोचा था कि आ जाएगा, पता नहीं, एक उम्मीद से ख़त्म होती नजर आ रही है फिर से। तो अब अगर हम इसको वापस अपने उसमें दौर में लाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमान, हाँ, हालांकि हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे एक्टर थे 50 सालों से देख रहे हैं। अगर के.एन. सिंह जी के टाइम से भी मैं देखूँ तो हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, सीधी सी बात है ना। वो कभी कभी किसी फंक्शन में बम्बई दिल्ली से बुला लेते हैं कि बड़े आर्टिस्टों को वो आते हैं, देखते हैं, हाँ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, सिनेमा के अनुकूल है, यहाँ फिल्में बननी चाहिए, इतना बोल के चल देते हैं। हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, हम एक दूसरे की उंगली पकड़ के ऐसे ही चलते रहे। अनुज जोशी जैसा आदमी एक मोटी रकम छोड़ के, मोटी रकम वाली इनकम छोड़ के वो बम्बई से वो यहाँ आता है अपने गढ़वाली सिनेमा में। आज कहाँ है वो आदमी? वहीं का वहीं है। मुझे तो ये लगता है वहाँ भी नहीं, थोड़ा सा और नीचे ना आ गया हो भाई। कितनी खूबसूरत फिल्में दी उस आदमी ने बना के, फिर भी वहीं के वहीं। लेकिन दर्शकों को भी फिल्म देखने आना चाहिए, बिल्कुल, आए और ईमानदारी से बोल के जाए हमारे मुंह पे कि रमेश रावत तुमने ये तो बकवास किया तूने, मैं खुश हो जाऊंगा उस दिन। लेकिन सभी अगर 50 लोग बाहर निकल रहे, 50 के 50 मेरी तारीफ कर रहे हो, तो मुझे भी लगने लगता है यार कहीं झूठ तो नहीं है। नहीं, पर आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो, तो मुझे तो नहीं लगता वो झूठ बोलते होंगे। पर नहीं, अगर मैं गलतियां सब करते हैं, मैं भी गलती करूंगा तो मुझे भी बोल के जाए। लेकिन समय है कि बोलने का। आप मुंह में बोल दो यार तेरी फिल्म अच्छी नहीं थी, तेरा स्क्रीन प्ले तो ध्वस्त है, तेरा स्क्रीन प्ले तो इतनी, सबसे मेन चीज़ तो स्क्रीन प्ले है। वो आपको सिनेमा एक फ्रेम से उठा के दूसरे सीन में ले जाता है, किसी का ये नहीं पता चलता ये फ्रेम क्यों आया भाई। मेरी फिल्म में 57 सीन है, एक के बाद एक सीन दिखाया, लेकिन एक के दूसरे आने का पता ही नहीं चलता कि ये दूसरा सीन इसने क्यों चेप दिया यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कमी रह रही है हमारे सिनेमाटोग्राफर्स में? कमी है या प्रोडक्शन में कमी है? किस चीज़ में कमी रह रही है? कमी फिर से वही है कि सबको एक होड़ सी लगी हुई है फिल्म बनाने की। थोड़ा सीख लो, है ना। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी कभी फिल्म लाइन में अगर आता हूँ फिल्म बनाने में, तो मैं कम से कम 2-3 साल 4 साल तो किसी को असिस्ट करूँगा, उसको बताऊँगा कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं बहुत छेड़छाड़ करता हूँ, जब मेरा सीन चलता है बहुत छेड़छाड़ करता हूँ। और मज़े की बात ये होती है कि वो सीन लगते हैं। मैं इसी पे आने चाह रही थी कि जब आप एक्ट करते हो तो आप भी अपने डायरेक्टर को बताते हो कि नहीं इसको ऐसा करते हैं। अनुज जोशी मुझे इतना आज़ाद कर देता है, कारा में भी सुनील बड़ोनी जी ने इतना आज़ाद कर दिया मुझे, क्या फिल्म निकल के आई। अनुज जोशी बोलता है हाँ लगातार बोलता रहे, क्या बोलना है, हाँ, वो बंद नहीं करता कैमरे को। मुझे पता है कि इसे अच्छा लग रहा, तो ये कट नहीं कर रहा है, तो उसमें निकल के आता है। मेरू गाँव जैसी फिल्म बनी है, मेरू गाँव, हाँ वो तो बहुत। तो मतलब एक एक्टर को साथ में अपनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमको कैसे इस सीन को हम कर सकते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्टर्स में भी होनी चाहिए। ये काम ना पहले से, फिर मैं एक बात और बताऊंगा कि ये काम घर में होते हैं। फिर से बताऊंगा, उसने आपको स्क्रिप्ट दे दी, आपने पढ़ लिया, उसमें रिहर्सल कर ली। कई बार तो मेरी वाइफ देखती है टेढ़ी आंख से कि यार ये बात शीशे के आगे बड़बड़ा रहा, ये सटक तो नहीं गया कहीं। तो लेकिन आपको अपने आप को पहचानना होगा। और शूटिंग में जाने से पहले, मैं अगर शूटिंग में जा रहा हूँ तो रमेश रावत को घर में बंद करके जाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं पीणीदा बनने जा रहा हूँ तो मुझे पीणीदा के रूप में ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। 24 घंटे अपने आप को दिमाग में रखना पड़ेगा। आजकल बच्चों को देखा मैंने, एक रोने का सीन था, वो रोई भी खूब, आँखों में उसके वो डाल के ग्लिसरीन, वो कट हुआ तो वो वीडियो बना रही थी, अब रील बना रही थी।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत का अभी अभी बच्चा खत्म हुआ, अभी सीन को ये कर रही थी, अभी सीन कंप्लीट नहीं हुआ और आप फिर से रील बनाने लग गए। अब भी बाहर आओ कैसे? आप बाहर जाओगे तो साफ दिखाई देगा स्क्रीन पे कि आप बाहर निकल गए थे। आपको बुखार भी होगा तो मैं बताऊँ पर्दे पे दिखता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको उस दिन बुखार भी है तो पर्दे में दिख जाएगा। मीन्स आपका सब कुछ वहाँ 400 गुना बड़े पे दिखता है। तो इसलिए सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। और रोल कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। 2 मिनट वाला भी श्यामा ने सिर्फ इतना कहा था कि सरदार, वो क्या एक डायलॉग तो था उसका, पत्थर के ऊपर बैठ के सांबा का, सांबा उसी के बाद उसी चीज़ की खा रहा था, है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने भी बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया मैंने, तो कुछ बताएंगे? खोया ये है मैंने कि मैं रिटायरमेंट पे हूँ, मेरे पास ईएल नहीं है, वो मेरे सिनेमा खा गया पूरी की पूरी ईएल। और एक ईएल की कीमत बहुत खुल के, मैं अगर देखो मेरा दिल ऐसा है, मैं बोल देता हूँ, एक ईएल की कीमत मेरी 7,000 रुपये है रिटायरमेंट पे। और एक फिल्म में मैं 15 ईएल खर्च करके आ रहा हूँ। मुझे वो क्या देता है कभी कभी, तो मैं वो देखता हूँ उसकी हालत देख के, मैंने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए तेरे से, तू जा यार, नहीं चाहिए, नहीं लेता हूँ। कई बार ऐसा हुआ। और कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यार इतने पैसे चाहिए तब मैं काम करने जाऊँगा। उसने जो रख दिया मुट्ठी में, बंद कर दे जेब में। क्योंकि मेन फोकस तो है ना कि मुझे एक्टिंग करनी है, मेरा जो मेन मोटिव है। और सम्मान सबसे ज़्यादा, देखो मैंने एक चीज़ देखी कि प्रीतम भरतवाण, मतलब पद्मश्री वो इंसान, डॉक्टर की पदवी है उसके पास, मेरे घर में मेरा पारितोषिक जो मुझे मेरी मेहनताना देने के लिए मेरे घर में आया वो इंसान, बहुत बड़ी बात है। और उसने क्या लिखा है लिफाफे के ऊपर, बस वो जो लिखा था ना, वही मेरे लिए तो वो ऑस्कर था। सीधी सी बात है, अंदर क्या था उसकी परवाह नहीं थी मुझे। ऐसे भी इंसान है। आज आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मतलब मैंने आपके साथ शूट करा है, आपके साथ मूवी करी, पर उस टाइम इतना बहुत अच्छा रोल किया था, उसे पता। मैं तो आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी उस टाइम इतनी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। बल्कि आप बहुत चीज़ें सिखाते थे सेट पे भी सबको, आप बताते थे इसको कैसे करना है, जो कि बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आप लोगों से सीख रहे हैं और आज आप एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो ना, तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं बड़ी ईमानदारी से बैठूंगा, है ना। हमारे पास अगर ईमानदारी तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीधी सी बात है, खुल के बोलो, है ना, जो है वो बोलो, सच बोलो, झूठ सच बोलो, सुखी रहो। और मैं झूठ बोलूंगा यहाँ पे ना, तो देखने वाला बोलेगा यार ये तो झूठ बोल रहा। नहीं सर, हमने ये देखा है कि जो गढ़वाली सिंगर्स हैं, जो म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री है हमारे उत्तराखंड की, लोग उनको ज़्यादा सहारते हैं। मतलब जो एक एक्टर का जो एक वो होता है, क्या बोल रहे हम, एक एक्टर की जो अहमियत होती है वो ज़्यादातर सिंगर्स को ज़्यादा मिलती है और एक्टर्स को इतना नहीं मिलती। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखो जैसे अभी ये बज रहा है गाना, तो देखो सिंगर अगर ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो देखो वजन उसी को मिलना है, सीधी सी बात है ना। और यहाँ पे भी कद आंका जाता है कि वो सिंगर का कद क्या है। अब मान लिया अगर नेगी जी हैं तो उनके सामने तो कोई भी एक्टर कुछ भी एक्ट कर ले, लेकिन नाम तो नेगी जी का चलना, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके बराबर कौन है ना। रही बात इंडस्ट्री की, तो देखो म्यूजिक इंडस्ट्री तो बड़ी है ही हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। पुरानी भी है और बड़ी भी है। पुरानी तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन बड़ी है ना। लोग पसंद करते हैं आज उनके गीत को, कैमरा को। अभी मैं देख रहा था कि 9.25 लाख लोग देख चुके हैं 13 दिन में, 14 दिन में। 9.25 लाख लोग अगर फिल्म देख लेना, कितना। खैर उसकी ये भी है कि सिनेमा घर की भी कमी है, सिनेमा घर नहीं है हमारे यहाँ ना। अब तो सिल्वर सिटी जो है वो अब लगा रहे हैं हमारी मूवीज। मैं अगर यहीं की बात ना करूँ, मैं दर्शक तो हमारा वहाँ बैठा हूँ ना पहाड़ में, है ना, तो वो भी अगर वहाँ पे भी बड़े शहरों में अगर छोटे छोटे सिनेमा घर बन जाए 150 सीट वाले, तो मुझे लगेगा कि ये इंडस्ट्री सब्सिडी भी उनको दो। सिर्फ उन 5 फिल्मों को साल भर में सिलेक्ट करो जो ABCDE तक है ना। किसी ने अगर लगा है कि मतलब वही सब्सिडी के लिए फिल्म बना रखी है, तो उसे एहसास दिला दो कि ये फिल्म तेरी सब्सिडी के लिए है, तो तू ये सब्सिडी पकड़, तेरी कॉस्ट ये है। और हर बड़े जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, जैसे हमारा उत्तरकाशी हो गया, श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया, यहाँ पे अगर 150 सीट वाले 20 सिनेमा घर गढ़वाल और कुमाऊं में बना दो आप, है ना। गवर्नमेंट इतनी मदद करते हैं इस इंडस्ट्री की, ये पैसा इस तरह से देने की वजह 20 सिनेमा घर बना दें और सब्सिडी मिलेगी उन्हीं को मिलेगी जो ABC वाले होंगे, ABC में, है ना। नहीं तो नहीं मिलेगी, तो फिल्म अच्छी बनेगी और फिल्म चलेगी भी। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ जितने भी हमारे एक्टर्स हैं पहाड़ के और लोग हैं, उनको रखनी चाहिए ये चीज़ आगे। बिल्कुल
गवर्नमेंट तो देखो, जब इनके पास जब प्रतिनिधि जाएंगे हमारे, उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे, है ना, उनके पास तो 50,000 काम है ना, तो कौन सिनेमा के बारे में सोचेगा। उन्हें बताएं कि भाई एक मैप दे दो कि भाई ये हमारा नक्शा है, इतनी 150 सीट वाला एक सिनेमाघर चाहिए, एक रेस्टोरेंट चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए सब कुछ, और अगर तेरी कॉस्ट 40 लाख है तो भैया 20 तो तू पकड़ और 20 तो अपनी तरफ से लगा और कमा खा। सही बात। सिनेमा चल जाएगा। सिनेमा रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। अच्छा सर, तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि कोई गाना डायरेक्ट करोगे या कोई मूवी डायरेक्ट करोगे, कुछ डायरेक्शन में आगे? हाँ, मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा कभी जीवन में मौका मिला, पहले तो किसी को असिस्ट करूँगा और वहाँ और ज़्यादा थोड़ा सा और सीखूँगा। और एक दिली इच्छा है कि इस जन्म में एक फिल्म तो बनानी है और कहानी भी मेरी होगी। मैं कहानी लिखता हूँ और मैं अपनी कहानी जब लिखता हूँ और उसे पढ़ता हूँ तो मैं खुद रोने लग जाता हूँ। ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हैं। खैर मैं बहुत इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बातों पे मेरी आंसू आ जाते हैं आँख से। लेकिन हाँ, लिखी है मैंने कहानी, बेटी की स्कूल के लिए लिखी थी एक बार कहानी। वो मुझे हफ्ते भर से बोल रही थी, पापा मैम ने कहा कि कुछ एक कहानी लिख के लाओ, कहानी लिख के लाओ। तो मैंने कहा लापरवाही, लेकिन उसने कहने लगी सुबह चाहिए मुझे। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने लिखी, दे दी बच्चों को, क्या पता कि कहानी क्या आ रही है, वो भी भूल गई। मैंने कहा बेटा वो कहानियाँ क्या हुआ कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक बार बुक छपती है स्कूल, हाँ, मैगजीन होती है, मैगजीन छपती है, तो जब वो आई मैगजीन में, मैं ऐसे ही देख रहा था तो मेरी कहानी छपी हुई थी उसमें। अच्छा, उन्होंने वो मैगजीन, हाँ वो छपी, और इतनी उस पर भी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं। शॉर्ट फिल्म। तो मतलब जो आपकी स्टोरीज रहती है किससे रिलेटेड रहती है, जो रियल लाइफ बेटियों से। अच्छा, बेटियों से। हाँ, बेटियों से। अच्छा, हाँ, बेटियाँ बहुत पसंद है मुझे। मैं कहते हैं ना कि वो जिसे नहीं दी तो थोड़ा सा तो बदकिस्मत है। तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का जस्ट बताइए हमें, कैसा कैसा रहता है आपकी स्टोरी, कुछ स्टोरी लाइन कैसी रहती है आपकी? कुछ जैसे एक कीड़ी है वो दिमाग में मेरे, कीड़ी कविता है, पहाड़ की बच्ची है, अच्छा, है ना, माँ बाप नहीं है उसके, दादा दादी पालते हैं, कुछ इस तरह की कहानियाँ है। वो भी मेरी एक मतलब एक ऐसी कहानी है, फेवरेट है मेरी वो। मैं चाहूँगा कि कीड़ी पे भी कभी काम करूँ। मैंने मदन टुकलान जी को बताई थी कीड़ी, अरे तो कहते वो तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तू करेगा तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मतलब कुछ टाइम बाद आप अभी बनाएंगे, पक्का है ये? हाँ बनाएंगे, मतलब इसी साल, रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद, हाँ, क्योंकि उसमें सिनेमा के लिए बहुत टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, है ना। उसमें आपका खाना पीना रहना सुनना सब बेकार हो जाता है सब। जब तक एक फिल्म बनाने का मतलब है 4 बेटियों की शादी एक साथ करो, है ना। 8 तारीख को इसकी आई, 9 तारीख को उसकी बारात आई, 2 को उसकी बारात उसकी। इससे जैसे आप बता रहे हैं आप जॉब करते हैं, तो आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप मूवीज भी करते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग रहता होगा ये, बहुत जॉब ज़्यादा। मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें आप? करते हैं बेटा, जब कोई पैर टूटता है डॉक्टर पे जाता ही जाता है, बुखार आता है डॉक्टर पे जाता है, ऐसे ही मेरी बुखार है इस चीज़ का, कर लेता हूँ मैं मैनेज। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पहले तो माँ बाप का रहा और उसके बाद पत्नी का। वो मुझे, बेटी और पत्नी बहुत सपोर्ट करती है। बेटे की भला से जाए ना, वो मेरी पिक्चर देखने जाता कभी कभी, पता नहीं देखता मेरी पिक्चर को। अच्छा, हाँ, कहाँ लगी हुई है, मैंने ज़रूर देख के आऊँगा। अब गया था, नहीं गया, कभी कभी मेरी फिल्में छोड़ देता हूँ। तो बेटी और मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और ये वो प्रेशर ख़त्म कर देती है मेरा, है ना। कहीं जाना तो मेरी सारा सामान पैक हो जाएगा, उसमें सिर दर्द, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बाम तक पड़ा होगा, हालांकि कुछ भी खुलता नहीं, वापस ऐसे आता है। वहाँ तो अपने कपड़ों में रहते हैं हम, नहीं वो सब दूसरे कपड़े बदलने की कहाँ जरूरत पड़े, कभी नहाते भी नहीं हो वहाँ पे शूटिंग में। हाँ, क्योंकि नहाए तो पता चला जोंक निकल आई उसमें। जी, तो जब आपकी बेटी ने आपकी पहला मूवी, आपका काम देखा था, तो उन्होंने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, क्या बोला आपके? वो एक डिज़ाइनर है। अच्छा, वो NIFT चेन्नई से, अच्छा, डिज़ाइनर है वो, बहुत कुछ जानती है वो। पहले तो वो उंगली उठा देती है हमारे पोस्टरों पे, ये क्या अच्छा, है? पोस्टर से होता है। लेकिन अभी कारा देखी उसने, उसको बहुत अच्छी लगी, कह रहे ये फिल्म बहुत अच्छी थी। कि मेरा भाई भी ऐसी है, जब वो देखता है ना कुछ और उसको लगता है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए कुछ, ये क्या है, ये क्या करा है तूने, जब मेरा काम भी देखेंगे या कुछ, क्या कर रही है ये ऐसे एक्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। वो बहुत बुरे इंसान होते हैं जो हर बात पे तुम्हें कहते हैं वाह यार बहुत अच्छा किया तूने, नहीं कमाल था, अच्छा था। अब अच्छा था ही नहीं, मुझे पता है अच्छा था नहीं, तू कैसे कह रहा अच्छा था। अभी इस पॉडकास्ट के बारे में मुझे बोलेंगे ऐसे क्यों बोला तूने, ऐसे क्यों नहीं बोला तूने, हर चीज में मेरे को पॉइंट कर, ऐसे पापा भी हैं। अच्छा। पापा भी ये क्या बोल रही है, अच्छे से करना, मतलब हर चीज में बोलते रहते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें सुनना चाहिए और खुश होना चाहिए
कि एक आदमी मेरे में कमी निकाल रहा है। देखो ये सच्चे इंसान है और ये सच्चाई है। तुम्हें कोई भी नहीं बोलेगा कि तुमने यार कमाल कर दिया। मुझे पता है ये सीन मेरा सबसे बकवास सीन था, कमाल कहाँ से कर दिया। तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट ये आदमी कर रहा है जो आप में कमियां निकाल रहा है। बिल्कुल। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग जो कमियां निकालते हैं। बाकी तो वाह वाह तो सभी करते हैं। अब वाह वाह करा, थोड़ा आगे गया, दोस्त के साथ बोला यार क्या बकवास है। मैं फिर तो नहीं आऊँगा, अब तो नहीं मैं आऊँगा कभी देखने। ऐसा हो जाता है कभी। और सर आपने इतनी सारी मूवीज़ करी हैं, तो आपके लिए ऐसी कौन सी मूवीज़ रही जो बहुत चैलेंजिंग रही हो, जिसका किरदार निभाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आए? मुझे इसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई। अच्छा। कारा में। मैं उन दिनों परेशानी में भी था, मेरे भैया एडमिट थे वहाँ पे दिल्ली में, और मैं वहाँ था। सुनील बडोनी जी ने फाइनल कर दिया कि तू ही करेगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, कोई बात नहीं। ये शूट पे चले गए यूनिट लेके, वहाँ शूटिंग शुरू कर दी इन्होंने। बहुत सारे सीन होते हैं, मेरे नहीं थे। तो मैंने कहा भाई साहब कोई एक आदमी दूसरा भी देख लो, नज़र में रखो, है ना। कि ना, मैंने कहा तो आप वहाँ चले कह रहा मैं वापस आ जाऊँगा यूनिट लेके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन करोगे आप ही। मैंने कहा जब ये आदमी इतना विश्वास मेरे ऊपर कर रहा है। तो कारा में मुझे लग रहा था कि यार मेरे से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, आपसे किसी की चीज़ ख़राब हो जाए, चाहे मोटरसाइकिल मांग के ले जाओ, स्क्रैच लगा के दो, तो बहुत चुभती है। और सिनेमा ऐसी चीज़ है कि हमेशा चुभेगी, ये तो है ना। उसका तो कोई बात नहीं, पेंट वेंट करवा लिया। तो उन्होंने कहा नहीं करोगे तो आप ही। मैंने कहा इतना विश्वास कर रहा तो मैं उस विश्वास को कहाँ रखूँगा यार, है ना, कैसे पूरा करूँगा उस विश्वास को। लेकिन कारा की ईश्वर की कृपा से वो फिल्म ऐसी बनी है, आप उसको प्रोमो भी देखना कभी, कमाल का, बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। कहानी ऐसी मेरू गाँव थी। हाँ। अनुज जोशी जी ने उसमें भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। पहले बन गई थी फिल्म, उसके उसमें मैं था नहीं, फिर मुझे कुछ डाला गया उसके अंदर। तो मैंने कहा 7 सीन मेरे डाले गए। बहुत अच्छी फिल्म बनी। हाँ, वो मेरे गाँव में बहुत अच्छी फिल्म है। अजान गई अभी, अजान भी बहुत अच्छी फिल्म थी। पुलिस इंस्पेक्टर बना था मैं उसमें। उसमें आपका विलन का रोल था अजान में। हाँ। वो आदमी, मुझे भी नहीं पता था कि ये आदमी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा। सच बता रहा मैं आपको। वो कहानी पूरी इतने मोड़, इतने सस्पेंस था उसके अंदर, तब बाद में पता चलता है कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं था यार, ठीक था। फुल टाइम तो मैं ऐसा लग रहा था कि यही है, इसी ने मर्डर करवा रखे। बहुत खूबसूरत कहानी थी। कहानी में तो जवाब नहीं था उसकी। अनुज जोशी ने लिखी थी वो कहानी। और अजान की स्टोरी भी मैंने अभी तक बॉलीवुड में भी नहीं देखी ऐसी स्टोरी जैसी अजान की थी। सर जैसे हम स्टोरीज़ की बात ही कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो अभी मूवीज़ आ रही हैं, या तो वो इमोशनल होती है या तो कोई कॉमेडी मूवी होती है। इमोशनल भी हो तो कुछ हो, आप रुला तो दो किसी को, आप खुद ही रो रहे हो। जब तक ऑडियंस नहीं रोई तो आप कितने भी इमोशन दिखा दो, आप कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, है ना। जब तक आप अंदर तक किसी के नहीं घुसे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपके रोने का। स्क्रीन पे आप हंसा रहे हो, खुद भी देखना एक बार कि आपको हंसी आई उसमें, है ना। तो सबसे मुश्किल काम तो कॉमेडी है, मैं आपको बता दूं। सही बात है। हाँ, कॉमेडियन जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बीच में जिंदा रहता है। अब पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहा है, ऑडियंस बैठी हुई है, उधर से पंच आया, इधर से लाफ्टर नहीं आया, तो वो मर जाता है वहीं पे बैठा बैठा। वही बहुत हो जाता है कि ये तो कॉमेडी सीन और कोई हंस नहीं रहा, कोई हंस नहीं रहा। मैंने तो पूरी ताकत लगाई थी, तो कहीं कमी थी। और आपने अगर शुद्धता से काम किया हुआ है और बेहतरीन से तरीके से काम किया तो लाफ्टर आएगा, बिल्कुल आएगा, नेचुरल। हाँ, जब लाफ्टर आता है तो मेरे आंसू आते हैं। मेरे डायलॉग पे अगर लाफ्टर आता है ना तो मेरे आंसू आते हैं। मैंने कहा यार चल यार ये लोगों को पसंद आया क्योंकि एक्टर लोगों की रिस्पांस का ही वेट करता है। तालियों को भूखा है। बाकी कोई क्या देगा हमको, कितना दे देगा मेरी इंडस्ट्री में, कोई क्या दे देगा मुझे, इतना तो मैं नुकसान करके आया था। बस वही जो तालियां और शोर, बस उसी में मजा आता है। फिर दुख होता है कि यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड जो मिलता है उसमें बेस्ट कॉमिक का इन्होंने हटा दिया। अच्छा, वो हटा दिया है अवार्ड बेस्ट कॉमिक का हटा दिया। बहुत दुख हुआ है। तुम करके तो दिखा दो यार। कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। आपने रुला दिया किसी को, किस का मुंह देखोगे आपकी, कौन कौन रो रहा नहीं रो रहा। धाड़े मार के तो कोई रोएगा नहीं, सीधी सी बात है। ज्यादा आंसू आएंगे, किसी से मुंह जाके देखोगे हॉल में कौन कौन रो रहा, कोई भी नहीं रो रहा। कॉमेडी में लाफ्टर आता है तो पंचेस आएगा तो लाफ्टर हल्ला होता है, फिर लोग हंसते हैं, वो दिखता है। कॉमेडी वायुसीए से जब इन्होंने हटाया था तो बहुत दुख हुआ मुझे कि यार कोई मुझे बता दे, कोई किस लिए लॉजिक दे दे कि ये क्यों हटाया गया है ना। अगर उन्हें लगता है कि एक अवार्ड से हमारा बजट खराब हो रहा तो मैं दे दूंगा एक मेरे पैसे से, हाँ, लेकिन इसे हटाओ मत।
बहुत मुश्किल काम, कॉमेडी करना बहुत बड़ी बात होती मुश्किल है। काम है, बहुत और टफ। जितने भी कॉमेडी सीन्स जो कॉमेडी रोल्स करते होंगे उनके लिए तो बहुत दुख की बात है कि वो सेक्शन ही हटा दिया जहाँ पे उनको हाँ, अप्रिशिएट करने वाले देखो फिर क्या बचा उसके पास, कुछ भी तो नहीं बचा ना उसके पास। फिर वो क्यों कॉमेडी करेगा, वो भी किसी गुंडे का पीछे बन जाएगा, बड़े गुंडे का पीछे वो छोटा गुंडा है ना, वही मार धाड़ कर लेगा, क्या क्यों करेगा कॉमेडी वो। बहुत मानसिक दबाव में रहता है कॉमेडियन। मैंने कहा ना उसे कभी हाई ब्लड प्रेशर कभी लो ब्लड प्रेशर ही चलता रहता है। और जब फिल्म लगती है ना मेरी कोई कॉमेडी फिल्म, तो मैं नहीं देखता, मैं लोगों को सुनता हूँ कैसे लगे यार, तब लगे मैंने इसका यार भी ठीक लग रहा मुझे, वाह यार कमाल, इसका कमाल भी ठीक लग रहा है मुझे, तो इतना शक होता है। फिर धीरे धीरे देखता हूँ मैं, तो फिर बैठ के देखता हूँ पिक्चर को। पहले लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लगा? हाँ, सच बोल, ये तो झूठ बोल रहा, ये आदमी सही नहीं बोल रहा, ऐसा होता है। अच्छा, जब आप जो भी कोई रोल करते हो, चाहे वो नेगेटिव रोल हो या कॉमेडी रोल हो, इमोशनल रोल हो, तो आप उससे पहले किसी एक्टर को देखते हैं एज इन, जैसे किसी का क्लिप लगा दी जो भी कोई कॉमेडी मेरा एक फेवरेट है वो सुक्की लाला, CS दुबे। अच्छा। देखो जो कॉमेडियन होता है ना वो टाइप्ड तो होता ही है, सीधी सी बात है। आप किसी को भी उठाओ, असरानी बोल रहा हूँ मैं, असरानी जी कहूँगा, है ना, चाहे कैस्टो मुखर्जी हो, चाहे जगदीप हो, सब टाइप्ड थे, वो एक ही तरह की एक्टिंग करते, इसीलिए उनको काम मिलता था, इसीलिए उनको उनकी इसी अदा के कारण ही उनको इंडस्ट्री में काम मिलता था। और तो मुझे भी मुझे कहने में कोई वो नहीं है तकलीफ कि मैं भी, हाँ, वो जो सुक्की लाला है मैं उनको कॉपी करता हूँ, उनको देख के आप थोड़ा बहुत कॉपी करता हूँ और कोई करके तो दिखा दे ऐसी कॉपी, तो भी कॉपी करने के लिए भी टैलेंट चाहिए भाई कि आप एग्जैक्ट वैसा करके हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल सुबह शाम तक, तो कुछ भी कर ले नहीं निकलेगी। मैं उनको करता हूँ, लेकिन मुझे तो कई शेड मिलते हैं, फिर मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। फिर मैं वही बोल रही हूँ, कोई बदमाश बना देता है, कोई कुछ बना देता है मेरा, कोई कुछ बना देता है, कोई ऐसी बेटी का बाप बना देता है जिसे रोना ही रोना है। कन्यादान जैसे आप कैरी का दिन में प्रधान बने थे। हाँ, खतरनाक प्रधान था। कन्यादान भी मेरी बहुत अच्छी फिल्म, हाँ, वो अच्छी फिल्म थी। तो आपको अपनी बेस्ट मूवी कौन सी अच्छी लगती है, बेस्ट रोल कौन सा अच्छा लगता है आपको खुद का? बेस्ट तो देखो, ईमानदारी से मैं बोलूँगा, या तो वो मेरू गाँव वाला था, या ये कारा वाला। अच्छा, कारा वाला, ये दोनों आपको अपने। और मैं सोचता हूँ कि मैं पूरी ताकत लगा दूँ अपने रोल के लिए, ताकि कल मेरे ऊपर उंगली ना उठे, किसी की चीज़ मुझसे ख़राब ना हो जाए, कल कोई ये ना कहे कि यार इसको क्यों लिया था यार तुमने, किसको लाया था इसको बुला के, ऐसा ना हो, है ना। तो मैं घर से इतनी रिहर्सल करके जाता हूँ, इतनी ब्लॉकिंग करके जाता हूँ, फिर वो अपनी तरफ से भी करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ मेरा वाला भी रख लो, अपना वाला भी रख लो, है ना, जो पसंद हो एडिटिंग में आप लगा लेना। तो मैंने जब भी ऐसा कुछ किया ना खुरापात, वो मेरी खुरापात ही लगती है सिनेमा में। वो एक्सपीरियंस है ना सर, एक्सपीरियंस है जो आप बताते हो, आप जो सोचते हो। मुझे पता है कि यहाँ पे ये ना स्ट्राइक करेगा आदमी के, यहाँ बैठेगा जाके, इस पे आदमी को हंसी आएगी, इस पे नहीं आएगी, है ना। तो कभी ऐसा कोई फैन मोमेंट रहा है आपका कि कोई फैन आया हो और सर मैं आपको बहुत, क्योंकि इतनी मूवीज लगती हैं आपकी और सब, अरे बहुत सारे, मैसेंजर खोल नहीं पाता, कोई किस्सा बताओ ना, ऐसा कोई फैन आया हो आपके पास और बिल्कुल सर मैं आपका फैन हूं। अभी एक दिन पिक्चर देख रहे थे, असगार, एक लड़का उधर से उठ गया, सर एक फोटो खींच सकता हूँ मैं आपके साथ। मैंने कहा क्या बात है, हाँ बेटा, मैंने कहा हाँ तू 10-5 खींच ले यार, मैं तो खुश हो जाऊंगा। ऐसा होता, कई बार होता है, मिलते हैं लोग। और एक बार मजे की बात सुनो, क्या हुआ था कि मैं शादी में गया हुआ था कोट वोट पहन के, तो मेरा कोट पीछे से कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे। अच्छा। मैंने देखा छोटा सा बच्चा, तो लूण मार खूब क्षण ठीक क्षण, अच्छा ऐसे बोला। हाँ, उसकी तो मैंने ऐसे गर्दन घुमाई, उसके माँ बाप उधर खड़े हुए, उन्होंने भेजा ऐसे। अच्छा। तो मैंने कोट खींचा के लूण मार ठीक छे, मैंने कहा तेरी अभी बताता हूँ लूण मार ठीक। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सब फैन। हाँ, उस टाइम कभी वॉक करने निकलता हूँ तो लोग देखते हैं, तो नमस्ते करते हैं, बड़ा आदमी भी नमस्ते करता है, मेरी उम्र से बड़ा नमस्ते करते हैं। फिर वो जैसे 2 जा रहे हैं साथ में, तो फिर वो मैं देखता हूँ ऐसा करके, तो फ़ोन खोल के दिखाते कि देखिए ये इसका। अच्छा, ये वही है। फिर मैं ही पलटा तो वही पलटा, फिर वो सीधे हो गए एकदम से कि मतलब इसने देख लिया। और ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना हमारे इंडस्ट्री में, कोई बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में, कि बहुत लोगों के साथ आपने काम करा है और हर मूवी में नई यूनिट होती है, नए लोग होते हैं, नए एक्टर्स होते हैं, पर कुछ ना रिपीट में भी होता है। तो ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका हमारे इंडस्ट्री से जिसके साथ बहुत मजा आता है अभी काम करने में? तो अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो मुझे शिवानी के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टर, मतलब वो लड़की कुछ भी कर सकती है। बाकी मदन डुगलान जी वगैरह जो हैं, इनके साथ ये जो यूनिट में हम लोग रहते हैं, और राकेश गौड़ आ गया,
हाँ, मदन डुकलान जी आ गए, राकेश गौड़ जी आ गए, है ना, ये और तुम्हारा गोकुल पवार जी आ गए, तो हमारी तिकड़ी वहाँ रहती है, तो हमारे लिए तो वो बड़ा मजेदार क्षण होता है। शूटिंग खत्म करने के बाद जो हम बैठते हैं ना, बातें करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। शूटिंग में भी मजा आता है जब पैकअप हो जाता है, फिर सब लोग साथ बैठ के और तब अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, जब आपने दिन में अच्छा किया हो। अब हमेशा याद रखना, वरना आपकी नींद खराब हो जाएगी। इसलिए दिन में अच्छा करो, तभी शाम अच्छी लगती है। शूटिंग में वहाँ पे आपने बड़ा बेकार सा करा, शाम को आप हंस भी नहीं सकते, दिमाग में वही चलता दिमाग है, में चलता कि यार नहीं है, मेरे से नहीं हो पाया, मेरे से नहीं। अब मुझे कारा में एक सीन खराब हो गया था, हालांकि उस सीन की जरूरत थी भी नहीं, फर्स्ट सीन ही था। खराब मेरे से नहीं होता, खराब ये होता कि बारिश आ जाती बीच बीच में। अच्छा, अब शर्ट पहने की थी, बारिश के छींटे, थोड़ी देर रुक रहे, फिर रुके, हाँ भाई बारिश रुकी, चलो करते हैं। वो सीन मुझे लगा कि खराब हो गया, मुझे बड़ा खराब लग रहा था। मैंने भाई साहब कह रहा चिंता मत करो, बडोनी जी बहुत अच्छे इंसान है, चिंता मत करो रावत जी, या तो वो सीन लगेगा तो दोबारा शूट होगा, नहीं तो वो कटेगा। मैंने कहा उसकी जरूरत भी नहीं है, काट दो, लेकिन अगर रखना है उसको तो दोबारा लो एक बार, क्योंकि मैं हिसाब रखना पड़ता है कि मेरा वो सीन ठीक था, ये सीन ठीक था, और ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, यार इसमें कुछ गड़बड़ है, या उसको रिक्वेस्ट करते हैं। सारी चीजें तब आपकी फिल्म अच्छी बनती है, तब आपका काम अच्छा निकल के आएगा। कुछ वही वजह नहीं है कि आपका काम अच्छा ना, वो भी रोटी खाते हैं, समझे ना, जो अच्छा करते हैं, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह, वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं सब। लेकिन समझना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ ना, जाने से पहले रमेश रावत को घर में छोड़ के जाओ, ताकि ये तुम्हारे पीछे पीछे ना आए। जो आपका कैरेक्टर है वो लेके उसको साथ में लेके जाओ, बस में बैठे वहाँ भी दिमाग में उसी को रखो, सबको। वरना कुछ भी, मैंने कहा ना, अगर आपको बुखार है तो सिनेमा पर्दे में दिखाई देगा कि कुछ तकलीफ थी इसको, अभी तक तो ठीक था, अभी कुछ तकलीफ है। 400 गुना बड़ा जब आपका मुंह दिखाई देगा तो सब कुछ पकड़ा जाएगा, बच्चे, सब कुछ पकड़ा जाएगा। तो अगर आप एक्टिंग में, मतलब अगर आपका एक्टिंग एज एन करियर नहीं होता, तो आप क्या, आपको और क्या करना चाहते थे आप? अगर आप एक्टिंग नहीं करना चाहते तो क्या? और मुझे तो आर्मी में जाना था, आर्मी में जाना था बड़ा। लेकिन मेरी बड़ी बहन क्या करती थी, जूते वूते मेरे भिगा देती थी, पानी में डाल देती बाल्टी में। मुझे फौज में जाना था, मैं तो टेरिटोरियल आर्मी होती है वो, उसके लिए भी ट्राई करा था, तो हमारे बस का था ही नहीं वो, है ना, क्योंकि उसमें टफ क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं, जैसे ये युद्ध था तो मैं तो कह रहा खाना भी बनाना आता है, मैं खाना भी बना दूंगा, मुझे ले लो, खाना बना लूँगा, मुझे ले लो। बाकी तो जीवन बड़ा साधारण सा रहा, है ना। अब कुछ लोग जानने, सिनेमा से लोग पहचानने लगे, इससे हमने कुछ कमाया नहीं है, ये पक्की बात है, कुछ नहीं गवाया, बहुत गवाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि कमाई यही है कि सड़क चलते आदमी दिखाता है कि ये वो जा रहा है। सर, मतलब जो हमारे पॉडकास्ट का जो माध्यम था वो ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के, जो नए जनरेशन के बच्चे उत्तराखंड के लोग हैं, वो अपने कल्चर से जुड़े रहें, उनको अपने कल्चर के बारे में पता चले, हमारी इंडस्ट्री के बारे में पता चले। तो अभी जो हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लुप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसका क्या कहना है आपका? कहना ये है कि अपनी भाषा संस्कृति इससे जुड़े रहो, ठीक है ना, नहीं तो हमें एक दिन पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और बच्चों को बोलूँगा कि ये टेक्निकल टीम की तरफ भी जाना चाह रहे हैं बहुत सारे बच्चे ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर थिएटर करो, थिएटर ज़रूर करो। जब भी कहीं लगता है कि लग रहा है कि किसी का प्ले, बता देते हैं लोग, एक एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं कि भाई मेरा प्ले होने वाला है, ये रिक्वायरमेंट है, पहुँच जाओ दौड़ के वहाँ पे और उनसे कहो कि भाई मुझे रख लो, कहीं भी रख लो। थिएटर में आपको कोई सामान उठाने वाला भी रोल मिल गया ना, वो भी आपको इतना कुछ सिखा देगा, मैं क्या बताऊँ। तो इसके थ्रू हम अपनी कल्चर को हम जिंदा रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, बिल्कुल। और जिसका सिनेमा जिंदा है उसकी भाषा कभी नहीं मर सकती, ये पक्की बात है। बिल्कुल। हाँ। और सर, सिनेमा में एक चीज़, मतलब लोगों का मिथ है, ये लोग बोलते हैं ऐसा कि जब आप जाते हो तो स्क्रिप्ट जो आपकी होती है वर्ड टू वर्ड याद करके जाओ और वर्ड टू वर्ड बोलो। तो ऐसा ज़रूरी होता है कि आपको वर्ड टू वर्ड बोलना ही है? आप अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करके भी बोल सकते हैं वहाँ पे? बोल सकते हैं। अब महाभारत रामायण है तब तो वही बोलने पड़ेंगे आपको, लेकिन इसमें तो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, उसका वाला ही बोल दो, अपना वाला ही बोल दो, है ना, जो अच्छा लगे वो रख लो, है ना। आपने मुझे लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा कि भाई ये इतनी फिल्में कर चुका, तो इसकी बात को भी सुन लो, इसने जो डायलॉग वहाँ पे अपनी तरफ से मारा उसको भी रख लो, है ना। तो ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड चलेगा, है ना। कोई वो तो है नहीं कि जैसे रामायण महाभारत में तो एक वर्ड टू वर्ड चलेगा ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये सब लोग अपने दिमाग से निकाल दे कि आपको जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल याद करके जानी है, आप अपनी तरफ से भी उसका मतलब जरूर समझना, उसका मतलब जरूर दिमाग में बैठा लेना, है ना। अगर उस लाइन का मतलब निकल गया तो फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि यार वैसे ही बोल जैसे लिखा है मैंने, है ना।
स्क्रिप्ट तो बाद में भी छप बन जाती है ना, फिल्म बनने के बाद भी स्क्रिप्ट लिखी जाए, जो स्क्रिप्ट जमा करनी पड़ती है वो तो बाद में भी लिखी जाएगी, कोई थोड़ी पूछेगा कि तुमने पहले लिखी थी या बाद में लिखी थी, हो जाता। अब सर जो हमारा पॉडकास्ट का नेक्स्ट सेशन है वो एक फन सेगमेंट है जिसमें हम थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने फन सेगमेंट के साथ। इसमें क्या होगा सर, आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, वो मैं आपको बताऊंगी, उसको आपको अलग अलग इमोशंस में बोलना है। ठीक है, आपका डायलॉग है ना, पीनी नहीं पीनी तो किसने पीनी, जहां से पीनी। इसको पहले तो आप इमोशनली बोलो, अगर आप इसे इमोशनली बोलोगे तो कैसे बोलोगे? पीढ़ी नहीं पीढ़ी तो फिर किसने पीढ़ी, गुस्से में पीढ़ी ने नहीं पीनी तो फिर किसने पीनी है, अरे पीते तो बहुत है हम लेकिन अपने सेंस में रहते हैं। और अगर कुछ कॉमेडी में बेटा अगर पीनी ने नहीं पीनी तो फिर किसने पीनी, पीते तो हम रोज है बेटा लेकिन अपने सेंस में रहते हैं। और अगर आप रो के बोलोगे इसी को तो पीढ़ी ने नहीं पीनी तो किसने पीनी थी, पीते तो हम रोज है लेकिन अपने सेंस में रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कितनी सारी मूवीज हैं, उसमें आपका कोई फेवरेट डायलॉग है तो वो एक बार प्लीज हमारे लिए बोल दीजिए, जो आपको बहुत अच्छा लगता है अपना डायलॉग। मेरे गाँव का था, अरे भागदास, अरे बेटा किले धरी तेरी या खून पीना मशीन घर में, कह दे निपल टू ई को बेटा भी 20,000 रुपए दे दी थे, कह दे निपल टू ई को। एक लड़की थी ना, उसने बहुत परेशान कर रखा था पूरे गाँव वालों को, निशा भंडारी थी क्या वो? हाँ, सबसे ज्यादा मुझे कर रखा था उसने। तो मैं उसके पिता को बोलता हूँ, यार तू इसका निपल टू क्यों रख रखी तूने खून पीने की मशीन, इसका निपल टू कर दे, इसकी शादी कर दे, 20,000 दे दूंगा। मतलब कि बाद में 20,000 से मुकर जाता हूँ मैं। अच्छा, 2,000 पे आ जाता हूँ, 2,000 जब शादी की बात हो गई पक्की, 2,000 बहुत 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 मजा आया आपके साथ सर। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे पॉडकास्ट को 4 चांद लगाए, और हम चाहते थे आप पहले से हमारे पॉडकास्ट में हो, बट नहीं हो पा रहा था। पहले आ जाता लेकिन वो कुछ कारण हाँ, से वो कुछ किसी चीज़ से, बट आज आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके साथ बहुत मज़ा आया हमें बात करके। आपने एक छोटी से छोटी चीज़ें बताई है, बड़ी से बड़ी चीज़ें बताई है, बहुत नॉलेज मिली है आज आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, आप आए। हमारी पहाड़ टेल्स टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। ओहो, अच्छा, ये थैंक यू। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, मेरे पहाड़ टेल्स के लिए दर्शकों, ये बेटिया बहुत मेहनत कर रही है। शुभांगी ये बहुत बहादुर बच्ची है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। इसका जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अपने बच्चों को ही अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बहुत बहादुर बच्ची है, इसके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इसका ये चैनल बहुत अच्छे से चले, और आपके सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। जैसे आपने फर्स्ट सीज़न को प्यार दिया, वैसे हमारे सेकंड सीज़न को भी देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।